श्रिम्स का डाइट क्या होना चाहिए? श्रिम्स का बेसिकली फिर क्या क्या डिजीज होता है और फिर उसका थोड़ा क्योर कैसे किया जाता है? मैं जो करता हूँ वो एक कटल बोन हिप सिस्टम में जो आपका एक्लेमेटेशन होता है, तो उस तरह एटलीस्ट मेरीन का श्रिम्स को तो मैंने वैसा ही किया था। एक्लेमेटेशन प्रोसेस क्या है? सेम ये क्या फ्रेश वाटर टैंक में भी मोल्टिंग का जो प्रोसेस है ये थोड़ा बहुत बोलिएगा, और उसको फिर कैसे हैंडल किया जाता है? वैरायटी सॉर्टिंग होता है, उसका प्रोसेस का नाम है कलिंग। चीटिंग हो रहा है उनके साथ, तो हाउ विल दे गेट टू नो कि कौन सा ब्लडी मेरी है और कौन सा फायर है? श्रिम्स का डाइट क्या होना चाहिए? क्या उसका प्रॉपर खाना क्या क्या होना चाहिए? देखिए, नेचुरल डाइट हो गया और एक पैकेज फूड हो गया, ठीक है। तो पैकेज फूड में फर्स्ट बोलूँगा हिकारी का श्रिम्प क्रूजीन हो गया, फिर एल्गी वेफर्स, ये सब डाल सकते हैं। बहुत सारा ब्रांड है श्रिम्प का, मैं उतना ब्रांड में नहीं जाऊँगा, ठीक है। आप रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, बहुत सारा श्रिम्प का फूड मिल जाएगा आराम से। अभी नेचुरल फूड में बात करते हैं। नेचुरल फूड क्या क्या है? आपका क्यूकम्बर हो गया, आपका स्पिनच का जो पत्ता है, स्पिनच हो गया, कैरेट हो गया, फिर पीस, बॉइल्ड पीस, स्पिरुलिना का पाउडर यूज़ कर सकते हैं कोई मिक्सचर करने के लिए, ठीक है। ये सब अच्छा है। और मीट मतलब थोड़ा सा प्रोटीन अगर देंगे तो क्या है, मार्केट में आपका नॉर्मली श्रिम्प या प्रॉन मिल जाएगा जो खाने के लिए होता है, तो उसको चॉप करके दे देंगे, वो भी खा लेगा, उसका प्रोटीन कंटेंट मिल जाएगा उससे। आर्टिमिया में प्रोटीन कंटेंट हो जाएगा, आर्टिमिया जो आता है वो भी प्रोटीन कंटेंट का सोर्स है, यही है। अच्छा, वो क्या प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है? कोई भी प्लांट्स को श्रिम्प कभी नहीं डिस्ट्रॉय करता क्योंकि उसका स्पिंसेस नहीं है, ठीक है। प्लांट कोई बोलता है कि प्लांट्स खा ले रहा है, क्रेफिश डिस्ट्रॉय करता है। ऑफ कोर्स क्रेफिश तो पूरा करके खा लेगा वो। कोई श्रिम्प क्या करता है? श्रिम्प ग्रेस करता है, उसके ऊपर जाके उसका डर्ट जो जमता है प्लांट के ऊपर, सरफेस एरिया या बायोफ्लिम जो होता है वो खाता है, ठीक है। वो डेड एंड डिकेन जो प्लांट ऑर्गेनिक मैटर रहेगा वही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा उसके अंदर। श्रिम्प्स का बेसिकली फिर क्या क्या डिजीज होता है और फिर उसका थोड़ा क्योर कैसे किया जाता है? देखिए, क्या श्रिम्प का 2 डिजीज़ मेनली होता है, ठीक है, ज़्यादा कोई डिजीज़ नहीं होता है। एक है जो एक्सोस्केलेटन का जो होता है, एक्सोस्केलेटन जिसके ऊपर कवर रहता है जो श्रिम्प का शेल, हाँ शेल जो आता है, शेल नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक्सोस्केलेटन, हाँ एक्सोस्केलेटन का जो होता है वो डिफॉर्म हो जाता है। और डिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि उसका कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाता है पानी के अंदर, तो कैल्शियम सोर्स उसको खाने में नहीं मिल रहा है या पानी के अंदर नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है उस जो एक्सोस्केलेटन होता है थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, फिर थोड़ा सा क्रिपल हो जाएगा, तो छोटा हो जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो क्या हम लोग ये कैल्शियम का सोर्स कैसे मिल सकता है हम लोग को? कैल्शियम का सोर्स देखिए, आप नॉर्मली वो एक्सोस्केलेटन छोड़ने से वही कैल्शियम का सोर्स हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा। जो शेल छोड़ता है तो वही शेल से वो खुद वो कैल्शियम मिल जाता है। कोई मतलब आर्टिफिशियल कोई सोर्स कुछ है कि जो हम लोग पानी में डाल सकते हैं? नॉर्मली देखिए, आर्टिफिशियल सोर्स मैं बोलूँगा, मैं जो करता हूँ वो है कटल बोन, जो पंछी को देते हैं ना। सॉरी, कटल फिश बोन। अच्छा। हाँ, कटल फिश का बोन जो आता है वो हल्का मिक्स कर देते हैं। अच्छा। तो उसको डुबा देते हैं, उसमें से ही सोर्स मिल जाएगा आराम से। नहीं तो कोई करता है क्या, एक शेल जो नॉर्मली एक शेल होता है वो भी कैल्शियम सोर्स अच्छा है उसमें। ये है कैल्शियम डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम। ये जो अगर मिल जाएगा तो नॉर्मली मोल्टिंग प्रोसेस या ये जो मोल्टिंग प्रोसेस होता है ये ठीक हो जाएगा आराम से। और एक है डिजीज़, उसका नाम है वोटिसिला। वोटिसिला में क्या होता है, श्रिम्प के ऊपर वाइट रुआ जैसे होता है, ठीक है। वो एक पैरासाइट होता है जो अटक जाता है ऊपर का स्किन में, ठीक है। डैमेज कुछ नहीं करता है, वो ऐसे पैरासाइट रह जाता है सिर्फ खाना खोजने के लिए, और श्रिम्प एज अ ट्रांसपोर्टर जो बोलता है, श्रिम्प इधर उधर जाएगा तो खाना मिल जाता है। तो ये है
स्ट्रीम का थोड़ा सा एक डिजीज़ बोल सकते हैं, डिजीज़ भी नहीं है, पैरासाइट है। तो इसको ट्रीट करने के लिए आप API का पीमाफिक्स यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एंटी पैरासाइट जो होता है हल्का थोड़ा थोड़ा डोज करना, जैसे मछली जिसमें टैंक में है वो जो डोजिंग रहता है, डोजिंग लिखा रहता है, उसका हाफ देना है, क्योंकि स्ट्रीम बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, अभी कॉपर रहेगा तो स्ट्रीम गया। Absolutely. हाँ, Probably if I'm not wrong, तो शायद श्रिम्प के कहा जाता है कि एज टू, देखिए ये सब जब मैं मेरीन किया करता था, पालता था, तो रिमेंबर मैं एक मेरीन श्रिम्प तो रखा था, तो उसका शायद कुछ वही पूरा मोरलेस 1-1.5 घंटे के आसपास जो एकदम डिप सिस्टम में जो आपका एक्लेमेटेशन होता है, तो उस तरह एटलीस्ट मेरीन का श्रिम्प्स को तो मैंने वैसा ही किया था, वो बहुत पहले का बात है। तो यही सेम इसका एक्लेमेटेशन प्रोसेस क्या है, सेम ये क्या फ्रेश वाटर टैंक में भी सेम है। अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत बोल दीजिएगा एज टू हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से उनको प्रॉपर्ली एक्लेमेटाइज करे ताकि उसका डेथ ना हो। अच्छा, दैट इज वेरी क्रूशियल है। हाँ, एकदम बहुत क्रिटिकल है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली ये इंडिया से शिपिंग होता है। ठीक है, नॉर्मली बाहर से तो आता ही है, बाहर का वाटर कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इधर का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो जो इम्पोर्टेड आता है स्ट्रीम, उसका एक्लेमेटाइज करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेके ही एक्लेमेटाइज करने से अच्छा है, क्योंकि वो पैरामीटर्स में थोड़ा सा अडैप्ट कर लेता है। तो जब स्ट्रीम आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेम्परेचर एक्लेमेशन करना है। जैसे पैकेट उठा के टैंक के अंदर डाल दीजिए, तो अराउंड 15 to 30 मिनट्स रख दीजिए। तो टेम्परेचर क्या होगा, पैकेट का टेम्परेचर और टैंक का टेम्परेचर सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिर आता है वाटर एक्लेमेशन। तो जो पैकेट आया है उसको एक बोल या जो कंटेनर में खाली कर लीजिए। ठीक है, वही पानी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक एयर ट्यूब लीजिए, जो पंप में होता है, जो एयर ट्यूब आता है, तो एयर बबल, हाँ, एयर ट्यूब जो आता है। ठीक है, वो ट्यूब के एंड जो 2 एंड होगा, एक एंड टैंक के अंदर जाएगा और एक एंड कंटेनर में डाल दीजिए। अभी साइफन कीजिए। नॉर्मली साइफन आप मुंह से ही कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पानी आएगा। अभी क्या है, एक एंड में जो कंटेनर में जा रहा है उसमें एक नॉट बांध दीजिए। ठीक है, उसमें एक नॉट बांध दीजिए। फिर क्या होगा, वो ड्रिप करेगा, ज़्यादा फोर्स में नहीं आएगा, ड्रिप करेगा। तो ड्रिपिंग एक्लेमेशन वैसे ही आता है, आस्ते आस्ते आएगा। ये ड्रिपिंग का कोई स्पीड ऐसा कुछ एक होता है कि नॉर्मली हो तो अच्छा है? एक कांस्टेंट रख दीजिए, तो क्या होता है, उसका वाटर पैरामीटर्स जो पैकेट के अंदर है और टैंक का जो पैरामीटर्स है काइंड ऑफ सिमिलर हो जाएगा। अगर पीएच इसमें ज़्यादा है या टैंक का पीएच थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या होता है, वो एक्लेमेटाइज हो जाता है। तो स्ट्रीम का उतना झटका नहीं आता है या शॉक नहीं आता है। तो डेफिनेटली ये तो मोल्टिंग तो करता ही होगा, तो दैट इज उसका जो एक्सोस्केलेटन है उसको सीधा छोड़ देना, और फिर नया उसका एक्सोस्केलेटन शायद 2-3-4 दिन भी लग जाता है कि नहीं नया होने में। इंस्टेंटली 1 घंटा में हार्ड भी हो जाता है। 1 घंटा में हो जाता है? 1 घंटा। अच्छा, फॉर क्रेफिश आई थिंक वो 3-4 दिन ऐसा। नहीं, क्रेफिश में वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, पर देखिए ठीक है, इट कुड बी डिफरेंट। मेरा मेरीन का जो श्रिम्प था वो कुछ शायद डिफरेंट होता है, 4 दिन ऐसा था। फ्रेश वाटर में डिफरेंट है। ओके, सो इन दैट केस इसका मोल्टिंग का जो प्रोसेस है ये थोड़ा बहुत बोलिएगा, और उसको फिर कैसे हैंडल किया था, बिकॉज बड़ा देखिए वो तो बहुत नाजुक होता है, वो डेलिकेट होता है। हाँ, तब जब एक्सोस्केलेटन छोड़ता है तो इसका पूरा उसका फिर किस तरह से आप अगर खास करके नया हो श्रिम्प्स में, तो वो मोल्टिंग प्रोसेस के समय में आपको क्या करना है, ये थोड़ा देखिए। मोल्टिंग प्रोसेस जब नया श्रिम्प लाएंगे, ऑटोमेटिकली वो मोल्ट करेगा एडेप्ट करने के लिए उस पैरामीटर को या पानी को। ठीक है, अभी क्या करना है, पानी का पैरामीटर्स ठीक रखना है या कैल्शियम कंटेंट ठीक देना है, नहीं तो मोल्टिंग का इशू आ जाएगा, या मोल्टिंग डेफिशिएंसी जो होता है उसमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन थोड़ा सा क्रिपल कर जाता है या ये होता है। तो अभी जो मोल्टिंग प्रोसेस है, जब मोल्टिंग हो रहा है, ठीक है, तो आपको हाइडिंग प्लेस बहुत ज़्यादा देना होता है। ठीक है, अगर हाइडिंग प्लेस नहीं देंगे तो मोल्टिंग के टाइम जब एक्सोस्केलेटन छोड़ देता है, तो श्रिम्प का जो स्किन है, स्किन से थोड़ा सा एक हार्मोन निकलता है जिसको
दूसरा श्रिम्प या दूसरा फिशेस अट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है जब वैसे होता है तो नॉर्मली वनरेबल होता है, क्योंकि उसका शेल बहुत सॉफ्ट होता है, तब वो आराम से अटैक हो जाएगा और आराम से डैमेज भी हो जाएगा, क्योंकि उसका लिम्ब भी वैसा ही लथपथ जैसे होता है या थिन होता है, या थोड़ा सा स्ट्रेंथ तभी आता नहीं है, क्योंकि वो पूरा ही एक्सोस्केलेटन के ऊपर ही बेस करता है। उसका स्केलेटन, हम लोग का अंदर जो स्केलेटन होता है उसका बाहर स्केलेटन है, यही है एक्सोस्केलेटन। डेलिकेट स्टेज में हो चला जाता है। डेलिकेट स्टेज में हो जाता है, कोई भी अटैक कर सकता है नॉर्मली। तो ये समय में क्या श्रिम्प्स को भी अटैक करता है? यस एकदम, इसलिए हाइडिंग प्लेस ज़्यादा देना होता है। ओके, मैं पूछने जा रहा था इससे बचने का उपाय फिर क्या है? ओके, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अच्छा, इन दैट केस ये एक्सोस्केलेटन को फिर क्या इंस्टेंट वो बाहर फेंक देना है टैंक से, नहीं कि कुछ दिन कम से कम रख देना? बिकॉज व्हाट आई नो कि उससे भी उसको कैल्शियम मिलता है, तो मेरे ख्याल से शायद कुछ एक दो दिन वो शेल्स को रख देना है, रख ही देना है, वो टेंशन नहीं करना है। जब वोटिसिला जो डिजीज़ होता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो पैरासाइट लग जाता है एक्सोस्केलेटन के ऊपर। तो जब एक्सोस्केलेटन वो छोड़ेगा या मोल्टिंग करेगा तब वो एक्सोस्केलेटन लेके फेंक देना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पैरासाइट अटैच हुआ है, ठीक है। तो वो प्रोसेस एक सिर्फ वोटिसिला पैरासाइट अगर रहेगा तो वो फेंक देना है और कुछ नहीं, नॉर्मली रख देना है, वही सोर्स मिल जाएगा कैल्शियम का। अच्छा ओके, फिर मानिए कि मैं पकड़ लीजिए एक नया श्रिम्प कीपर हूँ, मुझे वर्टिसिला क्या होता है मुझे पता ही नहीं, आई हैवंट सीन, आई डोंट नो इट अबाउट इट एट ऑल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इन दैट केस आप उनको क्या सजेस्ट कीजिए कि बेटर वो शेल्स को शायद विद इन एक दिन दो दिन में वो फेंक दे, ना कि फिर टैंक में रख दे? मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा नोटिस करने के लिए, ठीक है, नोटिस करेंगे, अच्छे से नोटिस करेंगे तो आराम से दिख जाएगा वोटिसिला क्या है। वोटिसिला मैं जैसे बोला कि वोटिसिला का रुआ जैसा रहेगा शेल के ऊपर, आराम से देख सकते हैं, सफ़ेद रुआ रहेगा, मुंह के सामने ही ज़्यादा होता है। तो उस शेल को थोड़ा सा वो श्रिम्प को थोड़ा सा टारगेट करना है कि कब मोल्टिंग करेगा। अगर देखेंगे तो मोल्टिंग कर दिया, ये शेल गिरा हुआ है, फेंक दीजिए, ठीक है। और नॉर्मली जो ट्रीटमेंट चालू है वो आराम से मोल्टिंग भी करेगा और वोटिसिला आराम से कम भी हो जाता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रहा है। श्रिम्प को कोई डिफ़िकल्टी पहुंचाता नहीं वोटिसिला, वो सिर्फ अटैच रहता है, क्योंकि वो श्रिम्प जब मूव करेगा तो उसमें खाना मिल जाता है पानी का सोर्स पे, यही। और तो फिर मानिए इन दैट केस आप बोल रहे हो कि अच्छा अगर आप रिकमेंड कर रहे हो कि शेल्स को रख देना कोई हार्म नहीं है, पर इन दैट केस वो शेल से कुछ नाइट्रेट भर जाना, समथिंग लाइक दैट? नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वो क्या शेल्स वैसा ही रह जाता है पानी के अंदर? डिग्रेड हो जाता है, नहीं तो डिकम्पोज जैसा हो जाता है। हाँ। अच्छा, श्रिम्प्स का दोस्त अगर शायद श्रिम्प्स ही होंगे, और उसका कोई दुश्मन भी है क्या टैंक पे? ऑफ कोर्स जो फिशेस और कुछ चीज़ अवॉइड करना है, जैसे गोरामी बेटा या एग्रेसिव टेट्रा रखना नहीं है श्रिम्प के। और हो गया कुछ जैसे पैरासाइट्स भी आता है, जैसे प्लानेरिया हो गया, ठीक है। फिर प्लानेरिया मैं बोलूँगा एक वार्म जैसा स्पीसीज़ है, मैं पिक्चर दे दूँगा स्क्रीन के ऊपर। फिर हाइड्रा क्या कहते हैं, एक पेड़ जैसा ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक स्टेम होता है और फिंगर्स जैसे रहेगा थोड़ा ऐसा कुछ, ठीक है। वो कहता है स्टिंग मारता है श्रिम्प को, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ सिमिलर टू जेलीफिश। वो कहता है ये टेंटिकल्स देके स्टिंग मार देती है या पकड़ लेता है या कुछ पॉइजनस कुछ कर देता है तो श्रिम्प मर जाता है। तो ये एक इशू है, इसको चेक करना है। इसका सॉर्टिंग कैसा होता है? श्रिम्प का देखिए, श्रिम्प का वैरायटी सॉर्टिंग होता है, उसका प्रोसेस का नाम है कलिंग, ठीक है, श्रिम्प कलिंग बोलते हैं उसको। उसको इन टर्म्स ग्रेडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे ग्रेड, एक चेरी ग्रेड और एक हायर ग्रेड जो श्रिम्प आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रेड का ही मैं करता हूँ, रेड का ही एग्जांपल लेता हूँ। पहले एकदम लोअर ग्रेड आता है चेरी, फिर आएगा सकुरा, फिर आएगा फायर रेड, फिर फायर रेड से ऊपर अगर जाएगा या बॉडी थोड़ा सा और डार्क रेड या थोड़ा सा शाइनी कोट रहेगा, उसका होता है पेंटेड फायर रेड,
तो ये है ग्रेडिंग प्रोसेस या कलिंग प्रोसेस बोलते हैं हम लोग ये। अच्छा, एक ये भी इस बोलिएगा कि एक स्पीशीज है ब्लडी मेरी और है आपका फायर रेड। तो ये अभी सुना जा रहा है, मुझे सुनने को आया है कि मार्केट में कुछ लोग ऐसा कुछ ब्लडी मेरी को फायर रेड को आपका जो सस्ता है उसको ब्लडी मेरी जो कि कीमती है वो ब्लडी मेरी बोल के वो सेल कर रहा है। तो इन दैट केस हाउ विल न्यू हॉबीज जो श्रिम्प्स नया पाल रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा द डिफरेंस, बिकॉज आफ्टर ऑल दोज हॉबीज आर गेटिंग चीटिंग हो रहा है उनके साथ। तो हाउ विल दे गेट टू नो कि कौन सा ब्लडी मेरी है और कौन सा फायर है? देखिए मेन डिफरेंस है ब्लडी मेरी और फायर रेड। अगर थियोरेटिकल बोले तो उसका स्ट्रेन ब्लडी मेरी जो आता है वो ब्लैक से आता है, ठीक है, ब्लैक स्ट्रेन से फ्लील ब्लडी मेरी आता है। और फायर रेड जो आता है वो रेड स्ट्रेन से आता है, ठीक है, और फायर रेड जो आता है वो रेड स्ट्रेन से आता है, ठीक है। अगर फायर रेड का मेन डिफरेंस और ब्लडी मेरी का मेन डिफरेंस है, फायर रेड का कोट जो एक्सोस्केलेटन होता है वो रेड रहेगा और ब्लडी मेरी का फ्लैश जो आता है वो रेड रहेगा, उसका एक्सोस्केलेटन क्लियर रहेगा, ठीक है। और ब्लडी मेरी का थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी होता है, थोड़ा सा वाइन जैसे कलर आता है, थोड़ा सा डार्क ब्लड जैसे कलर है, इसलिए ब्लडी मेरी बोलते हैं इसको। और फायर रेड का नियॉन रेड जो होता है, ब्राइट रेड, वो रेड रहेगा। ये है नॉर्मल डिफरेंस, ठीक है। ब्लडी मेरी का जो ब्लड से बॉर्डर है एकदम ब्लड रेड, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का रेड जैसे, और थोड़ा सा फायर रेड का जैसा बोला या फायर का जैसा थोड़ा बहुत ब्राइट रेड रहेगा एकदम। ये नॉर्मली चीज़ है। और ब्लडी मेरी कॉस्टली क्यों है? क्योंकि बहुत देखिए ब्लैक स्ट्रेन जो आता है उसमें कलिंग करते एक ये ब्लडी मेरी आता है, एक ब्लैक रोज़ आ जाता है, ठीक है। तो सब डिविज़न वैसे हो जाता है, ब्लडी मेरी एक साइड हो गया, ब्लैक रोज़ जो डार्क ब्लैक होता है तो वो एक साइड हो गया। तो ब्लडी मेरी एक स्ट्रेन है जो ब्लैक से आ रहा है टोटली, क्योंकि वो कलिंग करके से आ रहा है, वो स्ट्रेनिंग करने से और ये करने से ही आता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है बहुत कम निकलता है ब्लडी मेरी, तो वैसे ही प्राइस बढ़ जाता है। I suppose you have got all the informations you can in a shrimps video। तो मज़े से ये नॉलेज लेके श्रिम्प पालिए। And I thank Mr. Shonko on behalf of Oni's Aqua, and we both wish you a very happy shrimp keeping. फ्रेंड्स मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इनकरेज करते रहिएगा ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊं। खतरनाक ছেলে, সবথেকে বাজে ছেলে, সবথেকে দুষ্টু ছেলে মিস্টার শঙ্কর সাথে, ঠিক আছে, ছুঁড়ে মারবো। কত জঘন্য সমস্ত অ্যাকোয়ারিয়াম বানিয়েছে এবং আপনাদের তো চিংড়ি মজা অ্যাকোয়ারিয়াম না খাইয়ে টাকা চিংড়ি পয়সা লুটে লুটে নেবো। কথা বলেন, আমার টাকা পয়সা লুটে নেবো।